Okay, students. So now it's already 1516. So we will be starting our class, and today I have to deal with the what are the different forms of industrial combination. That means औद्योगिक संयोजन के रूप क्या क्या होते हैं, ठीक है? That means what are the different forms of industrial combination. Okay, in the last class already I have told you that industrial combination is what when you combine with the trade entities, or when the people two people combine with each other, when the two people, two industries, two trading enterprises or entities, they integrate with each other, they combine with each other just to achieve the common purpose, just to achieve the common objective, and the main objective is for the purpose of the profit and maximization, so that in order to eliminate destructive competition, in order to reap the benefits of the large scale organization, we just amalgamate, we just integrate with a small medium sized industry. The big and giant industrial units integrate and combine with the small and medium sized industries. So this amalgamation, this integration is known as industrial combination. इसी समन्वय को, इसी संयोजन को जो दो इंडस्ट्रीज एक दूसरे के संग जुटती हैं किसी सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं औद्योगिक संयोजन, ठीक है? So that is known as the industrial combination. Now, in the last class already we have dealt with what are the different types of industrial combination. So I have told you there are basically 5 types of industrial combination. That's horizontal, vertical, circular, diagonal, and lateral combination. Now today the topic that we have to deal with, that's what are the different forms of industrial combination. औद्योगिक संयोजन के रूप क्या क्या होते हैं, मीन्स व्हाट कैन बी द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्म होता है, बेसिकली आपका 3 तरीके के फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन होते हैं. नंबर 1 दैट्स एसोसिएशंस, नंबर 2 दैट्स अ फेडरेशन, एंड नंबर 3 दैट्स अ कंसोलिडेशन. नंबर 1 जो होता है आपका एसोसिएशन, वो 4 तरीके का होता है. ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स, ठीक है? एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन इज एक ऐसे तरीके का बहुत ही सिंपल एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन है, जो वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे लाभ कमाना जिसका मेन उद्देश्य नहीं है, ठीक है, ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो ये बेसिकली म्यूचुअल एग्रीमेंट से फॉर्म होता है forward to protect and promote the common interest of the member organization. क्यों ये एसोसिएशन फॉर्म होता है? जो भी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, उनकी समस्या क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, इन समस्या के समाधान के लिए ये जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये म्यूचुअली मतलब आपसी समन्वय एक दूसरे के बीच में स्थापित करती हैं. They mutually agree with each other just to have the combination in order to protect and promote the common interest of the member organization. और ये जो एसोसिएशन होता है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? दैट्स टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ इट्स मेंबर्स by gathering and disseminating relevant information. That means सबसे मेन उद्देश्य इनका ये होता है कि अपने जो भी इनके मेंबर्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, इनकी काम करने की एफिशिएंसी को और भी एनहांस करना, इम्प्रूव करना, इनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, और बाय गिविंग देम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो भी नया चेंज आया, जो भी इनोवेटिवनेस आई है, जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में चेंज आई है, इस तरह के इंफॉर्मेशन और जानकारी देके जो इनके मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को एनहांस करना सबसे बड़ा उद्देश्य इस तरह के एसोसिएशन का है. मींस इट प्रोवाइड्स, आप कह सकते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना, एक ऐसा बेस देना where the problems of the members are discussed,
जहाँ पे जो लोग हैं, जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनके जो भी उनकी समस्या है उसको समझना, देखना और उसके समाधान के लिए सही तरीके का निर्णय लेना, ताकि what will be the alternative measures for the solution of that problem. तो बेसिकली ये जो एसोसिएशन होता है एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म देता है ताकि सारे मेंबर्स आए, अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस करें और एक सही डिसीजन लें, एक सही निर्णय लें, और what are the measures for solution of that problem means कौन सी ऐसे समाधान होंगे जिसके थ्रू हम जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारी समस्या है, उसको हम सॉल्व कर पाए. तो बेसिकली इस एसोसिएशन का जो मेन उद्देश्य है वो यही है, इसीलिए कॉम्बिनेशन हम फॉर्म कर लेते हैं. और ये बहुत ही ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन है, ताकि हम लोग सब एकजुट होकर, एकत्रित होकर किसी भी समस्या का समाधान एक साथ कर पाए, एक दूसरे के बीच में समन्वय स्थापित करके. तो दिस इज द बेस्ट वेरी पार्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक औद्योगिक संयोजन का रूप है एसोसिएशन. अब ये भी 4 तरीके का होता है. Number 1, that's trade association. Number 2, that's trade union. और number 4, chamber of commerce. और number 4, आपका informal agreement. ट्रेड एसोसिएशन क्या होता है? ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन एक ऐसा संयोजन होता है, इट्स दैट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल और बिजनेस यूनिट्स एंगेज्ड इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री और ट्रेड. मतलब पर्टिकुलर इंडस्ट्री और ट्रेड में जो भी यूनिट एक तरीके के ट्रेड या इंडस्ट्री में एंगेज्ड हैं, ऐसी यूनिट्स के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ट्रेड एसोसिएशन. दैट मीन्स वो किसी ना किसी तरीके के ट्रेड में वो इंडस्ट्री अपने आप को उसने एंगेज किया हुआ है. ठीक है, तो जैसे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई लूज ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहां पे क्या है, उनकी मेंबरशिप वॉलंटरी है और किसी भी लेवल पे ये ट्रेड एसोसिएशन फॉर्म किया जाता है, ताकि लोकल हो, स्टेट हो या नेशनल लेवल हो. और आप जानते हैं इसका मेन पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रेड एसोसिएशन. दैट मीन्स एनहांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ द मेंबर्स. मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि एसोसिएशन का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने मेंबर्स की एफिशिएंसी को और ज़्यादा एनहांस करना, इम्प्रूव करना, उनकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना. ठीक है, एंड एनकरेजिंग फ्रेंडली कम्युनिकेशन. और जो भी लोग हैं एसोसिएशन में, जो भी व्यक्ति आपके साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस संगठन में किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है, उन सब के बीच में एक अच्छा संप्रेषण स्थापित करना. There should be encouraging a very, very friendly communication among the members who are actually in that member organization group. So this is the main objective of the trade association. फिर लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना. Protecting the interest of the members through representation is also an objective of trade association. फिर जो भी कंपटीशन है भाई, हम मिलजुल के देख लेंगे. ऑब्वियसली जब बड़ी और छोटी यूनिट्स एक दूसरे के संग मिल जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, तो किसी भी तरीके का कंपटीशन, डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन हो, दे आर एबल टू फेस दैट. क्यों? क्योंकि दोनों की टेक्नोलॉजीज मिल जाती हैं, दोनों के प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाते हैं, दोनों का पैसा ज्यादा हो जाता है, तो बहुत चीजों का फायदा हो जाता है अमालगमेट करने से, मर्ज करने से, कंबाइन करने से. तो इसलिए हम किसी भी तरीके के कट थ्रोट कंपटीशन को एक दूसरे के संग एलिमिनेट कर लेते हैं. देन प्रमोटिंग स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग. स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग को भी इम्प्रूव करता है. टेक्निकल डेवलपमेंट, जो लोग हैं उनका टेक्निकल डेवलपमेंट होता है, ताकि टेक्निकल जो आपकी इंटेलिजेंसी लेवल है वो और ज़्यादा डेवलप हो. जो टेक्नोलॉजी, जो तकनीक पहले छोटे यूनिट्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नहीं यूज़ कर पा रहे थे, आज जब वो संयोजन उनका हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया बड़ी और बिग यूनिट्स के साथ, डेफिनेटली वो टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए. दे नो हाउ टू यूज़ द लेटेस्ट मीन्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स. ठीक है, ताकि कल को जब उनको यूज करना आ जाएगा तो वो भी उस तरह से प्रोडक्शन करके एक कम दाम में बेहतर प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को
दे पाएंगे, और फेयर्स एंड एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करना। तो ये सब बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जो एसोसिएशन का एक पार्ट है, ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है, मतलब ऐसे चीजों का संयोजन, ऐसी चीजों के, ऐसी इंडस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दैट दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रेड। ठीक है, और उनका जिनका मेन इंटरेस्ट ही होता है कि लोगों की एफिशिएंसी को, जो मेंबर्स हैं, जो हमारे एसोसिएशन है, जो बिग और छोटे यूनिट्स के जो मेंबर्स हैं, सबकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, सबको टेक्निकली स्ट्रांग बनाना, सबको कंपटीशन से, कट थ्रोट कंपटीशन से फाइट करना, सबके बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन रखना, सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना, ये जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है आपका ट्रेड एसोसिएशन का। ठीक है, तो दिस इज द एसोसिएशन का पहला पार्ट है, दैट्स ट्रेड एसोसिएशन। दूसरा आपका है ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियन क्या होता है आप जानते ही हैं। ट्रेड यूनियन इज दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर्स। ठीक है, और ट्रेड यूनियन एक्ट भी आई थी 1926 की, जिसमें क्या बोला था, दैट्स द कॉम्बिनेशन, जो किस लिए फॉर्म होता है, क्या इसका मेन उद्देश्य होता है, क्या इसका मेन पर्पस होता है, जस्ट टू रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन, आपसी सामंजस्य स्थापित करना किसके किसके बीच में, वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स, वर्कमैन एम्प्लॉयर्स एंड बिजनेस। ठीक है, सबके बीच में एक सामंजस्य को स्थापित करना, एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना, और अच्छी रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना वर्कमैन के बीच में, वर्कमैन एम्प्लॉयर्स के बीच में, आप कह सकते हैं एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज के बीच में। ठीक है, एम्प्लॉयज और बिजनेस के बीच में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आपका होता है ट्रेड यूनियंस का, क्योंकि वो अपने मेंबर्स के बेनिफिट के लिए ही ये ट्रेड यूनियन बनता है, कि आपकी वर्कर्स को किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, उनका इंटरेस्ट उनको लग रहा है कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हो रहा है, उनसे ज्यादा काम कराया जा रहा है, और जितना कराया जा रहा है उस हिसाब से उनको रेम्यूनरेट नहीं किया जा रहा है, बहुत तरीके की दिक्कत और समस्या हो सकती है। सो इन ऑर्डर टू हैव द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, दिस इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म कि ट्रेड यूनियन बनता है, और डेफिनेटली वो अपने मेंबर्स को बेनिफिट देता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है बाय प्रोटेक्टिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द बार्गेनिंग पावर अगेंस्ट द एम्प्लॉय, ताकि यदि उनको कार्य करने में किसी तरीके की कोई भी समस्या हो रही है तो वो अपने जाके ऊपर बॉस से कह पाए और अपनी समस्या का समाधान करा ले। सो दैट मीन्स जस्ट इट स्ट्रेंथन्स, just it improves the bargaining power of the employee against the employer, ताकि वो कॉम्बिनेशन में यूनियन के साथ, एसोसिएशन के साथ अपनी बात को सामने अपने बॉस के सामने रख सकें अगर उनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है। सो दिस वाज द ट्रेड यूनियन, ये भी एक फॉर्म है एसोसिएशन का। तीसरा आपका आता है दैट्स द चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आपने नाम सुना ही होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है? दैट्स अ टाइप ऑफ वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन। ठीक है, एंड इट्स एसोसिएशन, ये एक ऐसे पर्सन्स का एसोसिएशन है जो ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स में ये भी कहीं ना कहीं एंगेज रहते हैं। ठीक है, जैसे आपका देख लीजिए रीजनल लेवल पे भी ये फॉर्म होता है, नेशनल बेसिस पे भी फॉर्म होता है, और द मेंबरशिप जो इनकी होती है वो मर्चेंट्स के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, बैंकर्स के लिए, ब्रोकर्स के लिए, चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए, फाइनेंशियल्स के लिए, सबके लिए खुले होती है। जैसे आप देख रहे हैं कास्ट के बेसिस पे, जैसे मारवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दैट वर्क्स फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर्स इन पर्टिकुलर एंड बिजनेस कम्युनिटी इन जनरल। ठीक है, और इनका भी यही फंक्शन होता है। इट रिप्रेजेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द मेंबर ऑफ पर्सन्स टू द गवर्नमेंट ऑन प्रपोज्ड लेजिस्लेशन रिलेटेड टू इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। अपने इंडस्ट्री को, अपने जो भी उनका एसोसिएशन उनको रिप्रेजेंट करती है, किसके सामने? गवर्नमेंट के सामने। जो भी उनका इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स है, जो नियम कानून, रूल्स, रेगुलेशंस, एवरीथिंग इट रिप्रेजेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। फिर एक स्पोक्समैन की तरह भी एक्ट करती है, पॉलिसीज वगैरह बताती है, सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस रिलेटिंग टू लेजिस्लेशन देती है। तो बहुत सारे इस तरीके के चैम्बर ऑफ कॉमर्स मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट करती है, ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशंस लगाती है फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। सो बहुत सारे इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी जो एसोसिएशन का एक पार्ट है, इसका भी
सेम यही फंक्शन होता है कि ये अपने इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रोटेक्ट करती है जिस भी तरीके से वो कर सके, और कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन करती है। चौथा एसोसिएशन का जो पार्ट है, दैट्स अ इनफॉर्मल एग्रीमेंट। इनफॉर्मल एग्रीमेंट क्या है? दीज आर दैट एग्रीमेंट बिटवीन द enterprises or entrepreneurs engaged in same trade or industry regarding some matters of common interest to all of them। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, किसके बीच में? दैट्स बिटवीन द एंटरप्राइजेस, दैट मीन्स एंटरप्राइजेस और एंटरप्रेन्योर्स के बीच में, जो सेम तरीके की ट्रेड और इंडस्ट्री में एंगेज रहती हैं। और किसकी होता है? मान लीजिए कॉमन मैटर है, कोई इंटरेस्ट, सबका कॉमन मैटर है जिससे दिक्कत हो रही है, कुछ कॉमन मैटर है, कोई प्रॉब्लम है जो कॉमनली सबके लिए है, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स को हम एक एग्रीमेंट ऐसा होता है जहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज है, आपका प्रोड्यूस गुड्स कितना होगा, क्या क्या सर्विसेज रेंडर किए जाएंगी, कुछ भी इस तरीके का आपका मैटर हो सकता है जो उस तरीके के इनफॉर्मल एग्रीमेंट में डिस्कस किया जा सकता है। तो एसोसिएशन इज बेसिकली दिस टाइप ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट्स engaging itself in the industry, trade and commerce, and that's basically of four types. That's trade association, trade union, chamber of commerce, and informal agreement. So is the concept clear? What is the one form of combination that is association? Yes, ma'am. Okay. Now चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हाँ बोलो रोहित, पेरिस में है। क्या बोल रहे रोहित? मैम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? पता नहीं, दैट आई डोंट नो कहाँ पे है, मुझे नहीं मालूम, आप बताओ। मैम मैंने इंट्रेंस किसमें पढ़ा था, पेरिस में रहता है। पता नहीं, ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है, आप बताओ अगर आपको है, आई शुड ऑल्सो नो। ठीक है, मैम देख पेरिस पढ़े हैं। ठीक है, कल देख के श्योर होके बताइएगा रोहित, ठीक है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ओके मैम। आई एम ऑल्सो नॉट नोइंग। ठीक है, तो आपका दिस वाज द वन फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट्स एसोसिएशन। दूसरा आपका जो फॉर्म होता है दैट्स फेडरेशन। फेडरेशन क्या होता है? आपने नाम सुना ही होगा। फेडरेशन एक ऐसे तरीके का संयोजन होता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जहां पे एंटरप्राइजेस और एंटरप्रेन्योर्स इन एन इंडस्ट्री या ट्रेड, मतलब या एंटरप्राइज ट्रेड से जुड़ी हो या एंटरप्राइज इंडस्ट्री से जुड़ी हो, they come together under the formal agreement for the purpose of achieving some common objective by maintaining their separate entity। यहाँ पे क्या है? फेडरेशन अपने मेंबर की और अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स करके रखती है, जहां पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट के थ्रू जितने भी एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्राइजेस हैं वो इंडस्ट्री या ट्रेड के, वो सारे एकत्रित होते हैं, एकजुट होते हैं एक फॉर्मल एग्रीमेंट के अंतर्गत, और कोई भी कॉमन उद्देश्य हो जो सबका हो, वही सारे ट्रेडिंग एंटरप्राइज का भी ऑब्जेक्टिव है, वही एंटरप्रेन्योर्स का भी ऑब्जेक्टिव है। उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ये ट्रेड एंटरप्राइजेस या एंटरप्रेन्योर्स सब एकत्रित होते हैं, असेंबल होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और उस कॉमन प्रॉब्लम पे, उस कॉमन ऑब्जेक्टिव पे, बाय मेंटेनिंग द सेपरेट लीगल एंटिटी इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, उस ऑब्जेक्टिव पर डिस्कस करते हैं जिसका जो होता है कॉमन ऑब्जेक्टिव सबका सेम होता है। ठीक है, तो उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस फेडरेशन को हम फाइंड करते हैं, जो कि एक फॉर्मल एग्रीमेंट के अंतर्गत एक एग्रीमेंट है। जो भी एंटरप्राइजेस है, एंटरप्रेन्योर्स सेम तरीके की ट्रेड इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और बेसिकली जो ये फेडरेशन है दैट इज अ वॉलंटरी बट दैट्स अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इस ये भी दो तरीके का होता है, एक तो होता है पुल और दूसरा होता है कार्टेल। पुल क्या होता है? पुल एक ऐसा फेडरल फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन है जो डेवलप फॉर स्टैब्लिशिंग प्राइसेस बाय एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग कंपटीशन होता है। ठीक है, जो इसको हम डेवलप किस लिए करते हैं? ताकि प्राइसेस जो हैं वो स्टेबलाइज्ड रहें, जो भी आपकी गुड्स की प्राइसेस हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए पुल फॉर्म होता है,
ताकि अननेसेसरी कंपटीशन को, अननेसेसरी डिस्ट्रक्टिव या वेस्टफुल कंपटीशन को हम कम से कम कर पाए, रिड्यूस कर पाए। इसी के लिए पुल जैसा कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है जो स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस में काम आता है, जिसका मेन उद्देश्य होता है कि प्राइसेस को स्टेबलाइज करना और अननेसेसरी वेस्टफुल कंपटीशन या डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन को एलिमिनेट करना। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पुल। ठीक है। और दूसरा आपका होता है कार्टेल। दूसरा आपका जो होता है, ऐसे कई तरीके के पुल होते हैं, प्राइस पुल होता है, आउटपुट पुल होता है, ट्रैफिक पुल होता है, मार्केट पुल होता है, इनकम और प्रॉफिट पुल होता है। ठीक है। पेटेंट पुल होता है, स्पेक्यूलेटिव पुल होता है, एग्रीकल्चरल पुल होता है। बहुत सारे इस तरीके के अलग अलग उद्देश्यों से रिलेटेड अलग अलग तरीके के पुल होते हैं। ठीक है। नाउ दूसरा आपका जो होता है वो होता है कार्टेल्स। कार्टेल क्या है? ये भी एक टाइप का फेडरल फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स है। ठीक है। जहाँ पे प्रोड्यूसर्स का ये कार्टेल होता है और ये जर्मनी में इसका सबसे पहला कार्टेल देखा गया था, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स का ये कार्टेल होता है। यूरोपियन नेम या अमेरिकन नेम इसको कहा जाता है कि एक तरीके का यूरोपियन या अमेरिकन पुल है, और जिसका मुद्दा क्या होता है, ये भी एक तरीके के वॉलंटरी एग्रीमेंट्स होते हैं। किसके बीच में? एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंटरप्राइजेस और सिमिलर टाइप टू सिक्योर मोनोपोली ऑफ द मार्केट। ठीक है। दैट मीन्स एक ऐसा एसोसिएशन, इंडिपेंडेंट अंडरटेकिंग जो आपको एक अपना मोनोपोली रखने के लिए, चाहे वो ऑब्लिगेशन एज टू ट्रीटमेंट ऑफ आउटपुट हो, मार्केट हो, परचेज हो, प्राइस हो, किसी भी तरीके का, हम ऐसे एसोसिएशंस का एग्रीमेंट्स होता है जो अपना नियंत्रण पूरे के पूरे मार्केट पे रखना चाहते हैं, जो अपनी मोनोपोली पूरे के पूरे मार्केट पे रखना चाहते हैं, जो अपनी किसका हम इसको बोले, मोनोपोली मतलब उनके आगे कुछ भी नहीं, मेरी टेक्नोलॉजी, मेरा प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मेरा प्रोडक्ट, पूरे जो भी मार्केट उनके अगल बगल के हैं, सारा उन्हीं से प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है। तो कार्टेल का मेन मुद्दा यही होता है कि टू अचीव अ मोनोपोली, ठीक है, बिटवीन एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंटरप्राइजेस और सिमिलर टाइप टू सिक्योर मोनोपोली इन द मार्केट, कि मतलब हम पूरे मार्केट में रहें, सारी छोटी मोटी एंटरप्राइजेस पे या जितने भी लोग अगल बगल हैं उन पे मेरा ही कंट्रोल रहे। ठीक है। और इसी हिसाब से हम इसको कहते हैं कार्टेल। इसीलिए इसका नाम जो यूरोपियन नाम के हिसाब से बना है कार्टेल, और इसका सबसे मेन उद्देश्य होता है डोमिनेंस या मोनोपोली में मार्केट में क्रिएट करना, ताकि पूरा प्रॉफिट उनको हो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो, और पूरा जो कंपटीशन हो वो पूरी तरीके से रिड्यूस या फिर एलिमिनेट हो जाए। तो इसी को हम कहते हैं कार्टेल। कार्टेल भी कई तरीके के होते हैं, टर्म फिक्सिंग कार्टेल, प्राइस फिक्सिंग कार्टेल, कस्टमर असाइनिंग कार्टेल, जोनल कार्टेल, सुपर कार्टेल, बहुत तरीके के भी टाइप्स ऑफ कार्टेल। इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, बस आप फॉर्म सबका जानते रहिए, क्या क्या फॉर्म सबका होता है। तो मैंने अभी 2 तरीके के आपको बताया। नंबर 1 दैट्स एसोसिएशन, दैट्स अ 4 टाइप, ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन आपका, और तीसरा है इनफॉर्मल एग्रीमेंट, और चौथा है आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स। फिर दूसरा आपका आता है फेडरेशन। फेडरेशन 2 तरीके का मैंने बताया, पुल और कार्टेल। फिर आपका तीसरा आता है दैट्स अ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, और ये बहुत ही सुपीरियर फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। एक तरीके का इसको हम कह सकते हैं सुपीरियर। अगर हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट एसोसिएशन और फेडरेशन के ऊपर थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, इसीलिए सुपर फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन है। ठीक है। और ये किस लिए डेवलप किया गया था? ताकि फेडरेशन का जो वीकनेस है, जो कमियां होंगी या इविल्स होंगी फेडरेशन में, वो कमी दोबारा ना आए, इसलिए इस तरीके के कंसोलिडेशन को बनाया गया इन ऑर्डर टू मिटिगेट द वीकनेस ऑफ फेडरेशन। ठीक है। और इनका प्रॉब्लम ऑफ इंस्टेबिलिटी जो पूल और कार्टेल में है, वो इनको रिमूव करने के लिए इस तरह के कंसोलिडेशन बनाए गए। तो बेसिकली 2 तरीके के कंसोलिडेशन होते हैं, एक तो पार्शियल कंसोलिडेशन होता है और दूसरा आपका कंप्लीट कंसोलिडेशन होता है। पार्शियल कंसोलिडेशन अब किसको कहते हैं? यहाँ पे अंडर दिस फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन व्हाट हैपेंस, the combines maintain their individual autonomy and sovereignty intact, but their ownership and control go in the hands of combined. ठीक है। That means पूरी तरीके से
इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और सोवरेनिटी आपकी रहती है, लेकिन जो आपका ओनरशिप और कंट्रोल रहता है वो आपके पास नहीं रहता है, वो किसी दूसरे के पास रहता है, वो ले लिया जाता है आपसे। तो ये भी बेसिकली 3 तरीके के पार्शियल कंसोलिडेशन होते हैं। एक तो होता है ट्रस्ट, दूसरा होता है होल्डिंग कंपनी, और तीसरा आपका होता है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि दैट वाज बोर्न इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ट्रस्ट एक ऐसा व्यावसायिक संगठन है, एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है थ्रू विच द स्टॉक होल्डर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन अंडर अ ट्रस्ट एग्रीमेंट transfer a controlling amount of their stock to the board of trustees in exchange for trust certificates. दैट मीन्स यहाँ पे स्टॉक होल्डर्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक ट्रस्ट एग्रीमेंट के तहत अपना कंट्रोलिंग अमाउंट, जो भी उनका स्टॉक ऑफ कंट्रोलिंग अमाउंट के जो भी शेयर्स हैं, वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ट्रांसफर कर देते हैं इन एक्सचेंज ऑफ द ट्रस्ट सर्टिफिकेट्स। ठीक है, और इन सर्टिफिकेट्स के लिए वो पूरी तरीके से अपना जो अमाउंट ऑफ स्टॉक है वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ट्रांसफर कर जाते हैं। और ये ट्रस्ट कैसे बनता है? ये ट्रस्ट दैट्स अ फॉर्म बाय परसुएडिंग द मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक होल्डर्स ऑफ अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म्स। मतलब आप बार बार किसी इंडिपेंडेंट फर्म के स्टॉक होल्डर्स को जब आप प्रेशर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो जबरदस्ती जब आप फॉर्म करते हैं इस तरीके का ट्रस्ट, तो वहां पे आपको उनको कंट्रोल ऑफ शेयर और वोटिंग राइट्स टू अ सिंगल ग्रुप ऑफ ट्रस्टीज देना होता है। तो इसी तरीके से जब हम ट्रांसफर कर देते हैं अपना पूरा स्टॉक, अपने 51% ऑफ द शेयर्स, तो हम इसी तरीके के कॉम्बिनेशन को कहते हैं ट्रस्ट, जो कि एक तरीके का पूरा तो नहीं, क्योंकि 50% स्टिल मेरे पास लेफ्ट है, इसीलिए हम इसको कहते हैं पार्शियल कंसोलिडेशन, नॉट कंप्लीट कंसोलिडेशन। तो ट्रस्ट एक तरीके का पार्शियल कंसोलिडेशन है। ठीक है ना। आपका दूसरा जो आता है दैट्स द होल्डिंग कंपनी। आप जानते ही और पढ़ते ही आ रहे हैं, होल्डिंग कंपनी क्या होती है? दैट्स अ फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन, और ये भी यूएसए में ही पहली बार आई थी, जहां पे होल्डिंग कंपनी एक ऐसा, ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है विच इज क्रिएटेड फॉर कंबाइनिंग फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ द स्टॉक। यहाँ पे होल्डिंग कंपनी हम उसको कहते हैं जहाँ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली through the medium of nominee, it holds more than half of the equity share capital of other companies or controls the combination of the board of directors of the other company। जो भी अदर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो भी उनका शेयर कैपिटल है, वो चूंकि ये 51% होल्ड करता है, इसलिए इनके पास पूरी राइट होती है कि ये कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अदर कंपनीज के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल और नियंत्रण रखें। ठीक है, नो कंपनी इज रजिस्टर्ड एज अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी। किसी कंपनी को हम एज अगर वो होल्डिंग कंपनी या उसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो हम इसको ऐसे रजिस्टर, ये नहीं हो, इसका पंजीकरण नहीं हो पाएगा, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए होल्डिंग कंपनी जो है ये भी एक तरीके का कंप्लीट पार्शियल कंसोलिडेशन का एक पार्ट है। और पार्शियल कंसोलिडेशन क्या है? इट्स अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो दैट्स द ट्रस्ट एंड होल्डिंग कंपनी। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्या होता है? दैट्स द कंप्लीट कंसोलिडेशन। ठीक है, कंप्लीट कंसोलिडेशन क्या होता है? दैट्स द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट भी मैंने नहीं समझा। चलिए, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट इज अ वर्चुअली एस्टैब्लिश्ड, और वहां पे फाइनेंशियल इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे इट इज इजी टू एस्टैब्लिश, इट कैन बी एस्टैब्लिश विदाउट एनी फॉर्मेलिटी। जहाँ पे एक पार्टी जो होती है that obtains finance from one agency or group of similar agency, and these companies are bound to abide by the guidelines and direction of the concerned financial agencies or agency in the matters of policies and program। दैट मीन्स यदि आप एक ऐसा कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, एक ऐसा इंटीग्रेशन कर रहे हैं जहां पे नंबर ऑफ कंपनीज किसी एक एजेंसी से फाइनेंस ले रही है, नंबर ऑफ कंपनीज दैट ऑब्टेन फाइनेंस फ्रॉम वन एजेंसी or group of similar agency, these companies are bound to abide by the rules, regulations, guidelines, direction of the
concern financial agencies or agencies in the matter of policies and program। जब आप किसी एक एजेंसी या ग्रुप ऑफ एजेंसी से फाइनेंस ले रहे हैं तो आपको उनके नियम कानून के अंतर्गत चलना होगा, उनके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलना होगा, और जो भी किस फॉर्म में जो भी उनकी पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनके आधार पर, क्योंकि आपने उनसे एक फाइनेंस लिया है और उनके ग्रुप ऑफ एजेंसी से, सो आपको उन्हीं के नियम कानून के हिसाब से आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक वर्चुअली स्टैब्लिश होती है और ये भी एक तरीके का कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे यदि हम कंबाइन करते हैं किसी ऐसे फाइनेंशियल एजेंसी के साथ तो हमको उसके भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। इसी को हम कहते हैं कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब दोनों का इंटरेस्ट कॉमन हो, जो हम चाहते हैं वही आप चाहें, दैट्स अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। लास्ट पॉइंट है कंसोलिडेशन, कंप्लीट कंसोलिडेशन। अभी हम लोग पढ़ रहे थे पार्शियल, जिसमें हमने पढ़ा कि कुछ 50-50%, जैसे ट्रस्ट हो गया, होल्डिंग कंपनी हो गई, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट हो गया, 50 मेरा 50 तुम्हारा। ठीक है, दोनों का आधा आधा रहेगा। कंप्लीट मतलब जहां पे कंप्लीट कंसोलिडेशन, मतलब कंप्लीट कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस by outright purchase of assets of 2 or more companies by one company or business or मतलब जहां पे आपने सारा एसेट लायबिलिटी सब कुछ ले लिया, पूरा कंसोलिडेट कर लिया, और बाय वन कंपनी और बिजनेस, जो बिजनेस कार्य नहीं कर पा रही थी या छोटी थी या वो अपने प्रॉफिट को नहीं अर्न कर पा रही थी, तो उसको आपने पूरी तरीके से कंसोलिडेट कर लिया, पूरा आउटराइट कर लिया, उसका एसेट्स वगैरह और जो भी उसके पास था, उसका कैपिटल, पैसा, एवरीथिंग है आउटराइट, और आपने पूरी तरीके से उसका कंप्लीट कंसोलिडेशन कर लिया बाय आउटराइट परचेज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन and merging or amalgamating of such property into a single business unit। और जो भी उसके एसेट्स थे, जो भी उसके कैपिटल थे, जो भी उसका था, उसको आपने पूरी तरह से परचेज कर लिया और दोनों मिलके अब एक बड़ी सिंगल बिजनेस यूनिट बन गए। और ये कंप्लीट कंसोलिडेशन दो तरीके से पॉसिबल है, बाय एमालगमेशन एंड बाय मर्जर। तो एमालगमेशन मैंने बताया ही था, इट्स अ फॉर्म ऑफ कंप्लीट कंसोलिडेशन, और जहां पे दो या दो से ज्यादा कंपनीज दे कम टुगेदर, दे ऑर्गेनाइज अ न्यू कंपनी अंडर अ न्यू नेम फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग ओवर द एसेट्स ऑफ दिस कंपनीज, इट्स टर्म्ड एज एमालगमेशन। जहां पे दो कंपनी या दो से ज्यादा कंपनी एकत्रित होती हैं, दे कम टुगेदर और दोनों मिलके एक नई कंपनी बनाती हैं एक नए नाम के साथ, फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग असेट्स ऑफ दिस कंपनी, ताकि जो दोनों कंपनी उनका असेट कैपिटल सब कुछ ले लिया जाए। इसीलिए हम इसको कहते हैं अमालगमेशन, क्योंकि पूरी तरीके से आपने सारा असेट कैपिटल सब कुछ ले लिया और एक नई कंपनी फॉर्म कर दी है। तो यहाँ पे कंप्लीट कंसोलिडेशन होगा। पहले क्या पढ़े थे हम लोग? पार्शियल कंसोलिडेशन, मतलब 50%, 51%, एक शेयर का अमाउंट फिक्स था। ठीक है, आधा आधा, 50, 51 कितना, बट यहाँ पे पूरा पूरा कंप्लीट कंसोलिडेशन। इसलिए ये भी दो तरीके से पॉसिबल है। नंबर 1 अमालगमेशन, और अमालगमेशन अभी जस्ट मैंने समझाया, और दूसरा क्या है? मर्जर। मर्जर को हम एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ कंप्लीट कंसोलिडेशन जहां 2 और मोर कंपनीज आर एब्जॉर्ब्ड, परचेज्ड बाय वन कंपनी, जहां 2 और कंपनी एब्जॉर्ब होती है और ये दोनों कंपनी एब्जॉर्ब होकर कोई तीसरी कंपनी इनको परचेज कर लेती है। तो इसको हम कहते हैं मर्जर, मतलब 2 कंपनी मर्ज हो गई और तीसरे ने इनको पूरा खरीद लिया, परचेज कर लिया, तो दैट्स अ मर्जर। और ये भी एक तरीके का आपका कंप्लीट कंसोलिडेशन है, जहां पे अब जो कंपनी कंबाइन कर गई वो अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस अब लूज कर गई है और नई कंपनी ने इनको पूरी तरीके से खरीद लिया है। तो इसीलिए कंप्लीट कंसोलिडेशन एक अमालगमेशन से पॉसिबल है और दूसरा मर्जर से पॉसिबल है। तो these were the basic forms of industrial combination, औद्योगिक संयोजन के रूप। Basically 3 types. Number 1 association, जिसमें trade association, trade union, chamber of commerce, informal agreement. Number 2 federation, pull, cartel, और तीसरा आपका आता है कंसोलिडेशन, जो कि 2 तरीके से, बाय पार्शियल, बाय कंप्लीट कंसोलिडेशन। पार्शियल कंसोलिडेशन में होल्डिंग कंपनी, ट्रस्ट और कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, और कंप्लीट कंसोलिडेशन बाय amalgamation and by merger. These were all about what are the different forms of industrial combination.
ठीक है, बाकी आप मेरे वीडियो पे भी जाइएगा, एक दो चीज मैंने छोड़ी है वहां पे, बट यहाँ पे मैंने सारा पढ़ा है, तो आप देख लीजिए। टाइप्स और फॉर्म्स का मैंने वीडियो भेजा है, यू गो थ्रू दैट। और आपको लगता है कि किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम हो, सो टुमारो यू कैन आस्क मी। सो एक बार हम लोग समराइज कर लेंगे कि क्या आपको समझ में नहीं आया, देन वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। शायद हमको लगता है रैशनलाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक है, तो कल हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। ओके क्वेश्चन है हाँ, बोलो बोलो आयुष। मैम, ये जो ट्रस्ट में आप बोली कि स्टॉक होल्डर जो होते हैं वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को अपना शेयर ट्रांसफर कर देते हैं, तो मैम ऐसा करने पे उनको मिलता क्या है, शेयर होल्डर्स को मिलता क्या है मैम? डिविडेंड मिलता रहता है? हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, इसीलिए तो करते ही है ना। शेयर होल्डर कौन होते हैं? दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, उनको वोटिंग राइट रहती है पूरी तरीके से, ठीक है। उनके पास उनको वो देखते ही हैं कि हमको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वहां जहां पे उनकी गुडविल अच्छी हो। दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी जो अच्छा डिविडेंड दे रही हो, क्योंकि वो अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं, तो भाई वो भी तो देख के, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से देख के सोचेंगे भैया किस कंपनी में हमको लगाना है। तो जब वो ट्रांसफर कर रहे हैं अपना स्टॉक, तो डेफिनेटली उस स्टॉक के बदले में यदि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, यदि कंपनी डिविडेंड देगी, तो डेफिनेटली उनको एक रेगुलर डिविडेंड, अगर इक्विटी दिया है तब तो जब प्रॉफिट होगी तभी, लेकिन अगर उन्होंने प्रेफरेंस शेयर लिया है तो डेफिनेटली दे आर हैविंग द प्रिविलेज टू रिसीव द डिविडेंड फर्स्ट। और उसमें भी अगर क्यूमुलेटिव ले लिया है, तो जैसे जैसे कंपनी का जो उनका डिविडेंड बनेगा, और जब कंपनी प्रॉफिट करती है पूरा क्यूमुलेट करके वो सारा डिविडेंड कंपनी से लेंगे। तो शेयर होल्डर इसीलिए अपने स्टॉक को कंपनी में ट्रांसफर कर रहा है। Is that clear, Ayush? यस मैम। Okay, so tomorrow we'll be having again our class at from 1 to 2 with a new topic, and this topic we are going to summarize for 5 minutes. आप प्लीज वीडियो में जाइए और आज जो मैंने समझाया एक बार समझ लीजिए। If any problem is there, do ask me tomorrow for the first 5 minutes, and then we will be starting our class with the next topic, that's rationalization. Thank you, students. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.